हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और पॉलिटी की वीडियो के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो चलिए पॉलिटी की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ आज। प्रस्तावना लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था आपको कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और मैंने ये भी बताया होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द। ठीक है, तो वो सब बता चुका हूं मैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 42वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए खैर संविधान संशोधनों को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम संविधान की शुरुआत करते हैं। संविधान की शुरुआत करने से पहले 2-3 चीजों को जानना पड़ेगा हमें। पहली चीज ये है बच्चों कि संविधान में 3 चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहला भाग, और नंबर 2 चीज मिलेगी बच्चों आपको अनुच्छेद, और तीसरी चीज आपको मिलेगी अनुसूचियां। ठीक है, इनके बारे में हालांकि मैंने बताया तो होगा आपको कितनी है कितनी नहीं। तो मूल संविधान में जो भाग थे बच्चों वो 22 थे, अनुच्छेद 395 थे, और अनुसूचियां जो थी बच्चों वो कितनी थी? 8। मूल संविधान की बात है। मूल संविधान का मतलब आरंभिक संविधान जो हमारी संविधान सभा ने सबसे शुरू में बनाया था। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि संविधान जो बना है वो सामाजिक मूल्यों पर बना है, सामाजिक चीजों पर, सामाजिक नियमों पर, और समाज के अनुसार उसको बनाया गया है। और आप जानते हैं समाज चूंकि जब बदलता है तो बहुत सारी चीजें नई आती हैं और पुरानी चली जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें कानून या हमारे संविधान या मूल नियमों में भी संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस संविधान में हमारे 22 भाग की जगह 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। तो 25 भाग हो गए हैं, जिसमें कै ख ग करके जोड़े गए हैं। वो मैं बता दूंगा कहाँ जुड़े हैं कहाँ नहीं, जब हम इन पे डिटेल्ड चर्चा करेंगे। 395 की जगह 465, आई थिंक मैंने 450 बता दिया था आपको, तो 465 टोटल अनुच्छेद हैं 465, और 8 अनुसूचियों की जगह 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर एग्जाम में कभी भी आपसे भाग पे प्रश्न आता है और उसमें ऑप्शन तुम्हारा क्या है, जैसे अगर पूछ ले कि भाई हमारे संविधान में कितने भाग हैं, इनमें भी कंफ्यूजन होता है, तो उसमें दिया 22, 25, 26 या 24, तो आप 22 ही लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो उसने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो कहना चाहता है मूल संविधान में, तो आपको मूल संविधान इसका जवाब देना होगा। ठीक है, क्या देना होगा? मूल संविधान इसका जवाब देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 22 ना हो, ध्यान देना, कुछ और हो, तब आप लगाएंगे 25, क्योंकि और कोई करेक्ट हो ही नहीं सकता। ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की अगर बात करता है तो वो बिल्कुल अलग अलग देगा। मूल संविधान बोलेगा आपको 395 बताने हैं, और वर्तमान में 465 बताने हैं। 395 ना दिया हो 465 लगाए, 465 ना दिया हो 395 लगा देना, अगर दोनों दिए हैं तो। अनुसूचियां हमेशा बिल्कुल क्लियर देता है वो। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। सिंपल, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि भाग से क्या मतलब है। तो भाग को ऐसा समझिए बच्चों, जैसे कि चैप्टर होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर। तो भाग एक प्रकार के जैसे आपके लेसन होते हैं ना, इस तरह से भाग। तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद क्या है? जैसे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट कह लो एक तरह के कानून, तो वो नंबर 1 नंबर 2 करके डले हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला भाग है हमारा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, जितनी बातें हैं, वो सब 1 2 3 4 करके डाल दी गई हैं। तो फिर अनुसूचियां क्या है? तो जो कुछ इनसे बचा है बच्चों, वो सब किस में डाल दिया गया है? अनुसूचियों में डाल दिया गया है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार ये क्या क्या चीजें हैं। तो अनुसूचियां क्या है? जो कुछ भाग और अनुच्छेद से बच गया है वो अनुसूचियों में डाल दिया। तो शुरू में मैं अनुसूचियां इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें चीजों की जानकारी नहीं है। ठीक है, पहले संविधान की पूरी जानकारी करेंगे, अनुसूचियां लास्ट में पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए चीजों को। तो आज हम संविधान का पहला भाग शुरू करने वाले हैं, भाग 1। हर भाग का अपना एक नाम होगा। नाम क्यों होगा? कि हम किससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाग का नाम है बच्चों संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ कौन है? भारत है। और राज्य कौन है? आप जानो उसके स्टेट्स कौन कौन से हैं। संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अगर बात करते हैं बच्चों अनुच्छेद की, तो ये वाला भाग जो है कौन से अनुच्छेद से? 1 अनुच्छेद से और 4 तक जो है बिलोंग करता है। मतलब भाग 1 में पहले भाग का नाम है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बिलोंग करते हैं। 1 से 4 तक ये भाग चलेगा, फिर भाग 2 आ जाएगा 5वें में। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? भाग 1 किससे संबंधित है? संघ व उसके राज्य क्षेत्रों से। या भाग 1 का नाम क्या है?
ये यूं पूछ सकता है कि भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भाग 1 से संबंधित है, और इसमें ऐसे लिख दिया 5, 6, 3 और 10। तो आप क्या बताएंगे भाई 3, क्योंकि 1 से 4 की रेंज में कौन आता है 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। तो हम प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जहां जरूरी नहीं होगा अनुच्छेद वहां छोड़ देंगे, ठीक है। तो संघ व उसके राज्य क्षेत्र में चारों अनुच्छेद बताने वाला हूं बच्चों। इसमें अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 में बस 2 बातें हैं बच्चों जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो देश का नाम, देश का नाम, और दूसरा राज्य पद्धति क्या होगी, ठीक है। नाम का मतलब यह है बच्चों कि भारत, जब संविधान सभा में भारत के, हमारे देश के नाम से संबंधित बात आई तो सबसे पहला प्रश्न आया, कुछ लोगों ने कहा भाई इंडिया, तो इंडिया तो इंग्लिश नेम है, और कुछ लोगों ने कहा बच्चों भारत। तो हमारे संविधान विदों ने, हमारे संविधान सभा के लोगों ने दोनों ही नाम शामिल कर लिए और इस तरह से कहा इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है। तो हमारे देश के जो नाम है बच्चों वो कौन कौन से हैं, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान वगैरह वगैरह जितने भी नाम है वो संवैधानिक रूप से जो है वैध नहीं है। वो अन्य नाम हो सकते हैं या पुराने प्रचलित नाम हो सकते हैं, परंपरागत नाम हो सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार जो भारत के नाम है वो 2 हैं, इंडिया इंग्लिश में है और भारत हिंदी में है, और लिखा है इंडिया दैट इज भारत, या इंडिया जो कि भारत है, ये हमारा नाम है। राज्य पद्धति का मतलब ये है कि भारत बच्चों, भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ। समझेंगे बात को, राज्यों का संघ। बच्चे इससे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का सिंपल सा मतलब है कि एक संघ है भारत, यूनियन, यूनियन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, यूनियन है, और उससे जुड़े हैं स्टेट्स, राज्य। आप सुनिए बच्चों कि राज्यों से मिलकर बना होगा संघ। संघ जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, राज्यों से। और ध्यान रखिए बच्चों, राज्यों का संघ होगा। आप संघ में बदलाव नहीं कर सकते, आप राज्यों में चेंज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, ना तो आप संघ का नाम बदल सकते हैं और ना ही संघ की सीमा को छोटा कर सकते हैं। वो अलग बात है, आप राज्यों के नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं और इनको बड़ा घटा सकते हैं, तो 2 राज्यों को एक भी कर सकते हैं। तो राज्यों का संघ होगा भारत, भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। 2 बातें आप समझ गए आर्टिकल 1 में, एक तो नाम इंडिया जो कि भारत है, दूसरा राज्य पद्धति यानी कि भारत का क्या क्या मतलब सिस्टम है, वो किस तरह का है, क्या उसका नेचर है। तो राज्यों का संघ, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, वो राज्यों से मिलकर बना है और उसमें विनाशी राज्य हो सकते हैं, राज्यों का आप विनाश कर सकते हैं सरकार, लेकिन ये थोड़ी देश को जो है बदल देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 1 यही था। आर्टिकल 2 देखते हैं बच्चों। इसमें बेसिकली आर्टिकल 2 चलो अनुच्छेद ही लिख देता हूं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को शक्ति है। संसद को क्या शक्ति प्राप्त है भाई, संसद को शक्ति प्राप्त है कि संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। तो संसद को यह शक्ति है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है। संसद के पास ये पावर है कि संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। और संसद बच्चों को एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नाम, सीमा और उनके परिवर्तन को की शक्ति किसके पास है। तो बच्चों केवल संसद के पास है। ये काम केवल केंद्र सरकार में संसद कर सकती है। ये आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद तो इतना ही था, ठीक है। अनुच्छेद 3 इसको समझना। अनुच्छेद ऐसे तो वैसे इससे भाग 1 से अनुच्छेद 1, 2, 3 करके नहीं आता है, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ आपको अलग अलग अनुच्छेद। हालांकि बस इतना आता है कि बताइए किससे संबंधित हो। तो संघ, राज्य और उसके क्षेत्र, 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता रहा हूँ बीच में। जैसे राज्यों में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन की ताकत किसके पास है, शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद 3। देखो बच्चों, जो राज्य हैं उनकी सीमा, उनका नाम,
उनकी सीमा, उनका नाम, उनका पुनर्गठन किया जा सकता है। सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं राज्य का। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन वाला जो प्रस्ताव होगा, ये जो प्रस्ताव होगा, भाई प्रस्ताव तो आएगा ना पहले कि जी इस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, या दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है सपोज करिए, या एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाने हैं, या फिर एक नया राज्य बनाना है, तो ऐसा प्रस्ताव जब भी आएगा तो वो सर्वप्रथम किसके पास रखा जाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर उसको आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो ऐसा प्रस्ताव के राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन करना है, तो ऐसा प्रस्ताव जो है बच्चों को किसके पास रखा जाएगा? राष्ट्रपति के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा प्रस्ताव जो है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर संसद में नहीं रखा जा सकता। तो बच्चों राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव, ठीक है। तो ये प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति पे जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? ध्यान से समझना, राष्ट्रपति ये प्रस्ताव विधानमंडल को भेजेगा। विधानमंडल को, विधानमंडल कौन से विधानमंडल को? संबंधित विधानमंडल को। संबंधित विधानमंडल मतलब जिस राज्य के नाम में परिवर्तन होना है या सीमा में परिवर्तन होना है उस राज्य के विधानमंडल पे भेजा जाएगा। राज्य विधानमंडल का मतलब राज्य की विधानसभा या विधान परिषद। तो राज्य में भी तो वही मुख्यमंत्री है, तो उसके पास भेज दिया जाएगा कि साहब आप बताइए आप चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो चाहे ना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसको कहाँ रख दिया जाएगा बच्चों? भारतीय संसद में रख दिया जाएगा। किस में रख दिया जाएगा? संसद में। और संसद में इसे साधारण बहुमत से पास करा लिया जाएगा। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से पास करा लिया जाएगा। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस एक मेजोरिटी के साथ, मतलब जिधर ज्यादा वोटिंग हो जाएगी हाँ की तरफ तो हो जाएगा, ना की तरफ हो जाएगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो बात क्या समझे? अनुच्छेद 3 में बच्चों क्या होगा? राज्य में के नाम में और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, मगर ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले संसद में नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति को पहले ये प्रस्ताव के बारे में बताना पड़ता है और राष्ट्रपति विधानमंडल से राय भी ले सकता है कि भाई बताइए आपकी क्या इच्छा है। राज्य जो भी राय दे राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो प्रस्ताव भेजेगा विधानमंडल में पास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी विधानमंडल की सहमति या असहमति इस बात पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगी और ये प्रस्ताव आपका सीधे संसद में पहुंच जाएगा और संसद में साधारण बहुमत से इसको पास करा लिया जाएगा। अब एक चीज और सुनिए बच्चों, ध्यान से समझना। तो बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में यहाँ से बच्चों एक ही क्वेश्चन बनता है, एक तो ये कि राज्य की सीमा और नाम में कौन परिवर्तन कर सकता है? केवल संसद। दूसरा क्वेश्चन, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन में सहमति और असहमति का अधिकार विधानमंडल के पास है तो सही, लेकिन उसको मानने के लिए केंद्र सरकार या राष्ट्रपति बाध्य है? बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बात कि कौन सा प्रस्ताव है जिसको संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? तो बच्चों राज्य एवं संघ से संबंधित। तीसरी बात, एक चीज अब मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें समझा देता हूँ, देखो ध्यान से समझो। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उनको जरा समझ लेना सही से। देखो बच्चे, ये जो हम राज्य है, राज्य को हम क्षेत्रीय एकता, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो राज्य में राज्य की क्षेत्रीय एकता व अस्तित्व की गारंटी देखो ध्यान से समझना, राज्य में क्षेत्रीय एकता व राज्य के अस्तित्व की गारंटी संविधान नहीं देता है। ध्यान से समझना, राज्य के अस्तित्व की, उसके एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देता है संविधान। संविधान ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि राज्य को कोई मिटा ही नहीं सकता। भैया जब साफ साफ कह दिया कि राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, 2 राज्य बना सकते हैं, नया राज्य का गठन कर सकती है केंद्र सरकार, तो राज्य के अस्तित्व की गारंटी क्या है? सपोज करिए आज उत्तर प्रदेश है, 4 हिस्से कर दिए जाए और उसका नाम बदल दिया जाए तो कहाँ रह जाएगा उत्तर प्रदेश?
ये बताइए। या मान लीजिए कोई एक राज्य है छोटा, दूसरे राज्य के साथ उसको मिला के और एक तीसरा ही नए नाम का राज्य बना दिया, तो उसका अस्तित्व कहाँ रह गया। इसका मतलब बच्चों हम क्षेत्रीय एकता की गारंटी नहीं लेते हैं, संविधान नहीं लेता है, और संविधान किसी राज्य के अस्तित्व की गारंटी भी नहीं लेता है। इसीलिए यानी हम ये कह सकते हैं राज्य एक तरह का विनाशी है, विनाशी तत्व है। विनाशी का मतलब उसका विनाश भी केंद्र सरकार कर सकती है, यानी कि इसको कहा जाता है विनाशी राज्यों का, ध्यान से समझना, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब समझ में आई कुछ बात, ये वाले इसके लिए समझा रहा हूं मैं तुम्हें इतनी देर से। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का मतलब यह है कि जो संघ राज्यों से मिलकर बना है उसमें संघ का विनाश नहीं कर सकता कोई भी, भारत का नाम ना बदल सकता है, ना ही भारत को यह है कि भारत को भाई टुकड़े कर दिए उसके, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो जिन राज्यों से बना है हमारा संघ, उन राज्यों का विनाश संभव है। विनाश का मतलब यही है उनके टुकड़े हो सकते हैं, नया राज्य बन सकता है पुराने की जगह, या दो नए राज्यों को मिला के एक तीसरा नया राज्य बनाया जा सकता है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, संघ को हम नहीं तोड़ मरोड़ सकते लेकिन राज्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। लेकिन बच्चों एक चीज समझना, अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे कि अमेरिका जो है बच्चों, अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, देयर आर 50 स्टेट्स, ठीक है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, और ध्यान देना बच्चों, अगर अमेरिका में कितने राज्य बताए मैंने, 50 राज्य, 50 स्टेट्स। अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में अगर आपको राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करना है या राज्य का पुनर्गठन करना है, तो आपको बच्चों संसद के साथ साथ उस राज्य के विधानमंडल से भी अनुमति लेनी होगी, यानी उस राज्य से अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि हमने राज्य को संविधान में, अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के राज्यों को उसके अस्तित्व की गारंटी दी है, उसकी क्षेत्रीय एकता की गारंटी दी है, क्योंकि राज्य की मर्जी के बिना राज्य में जब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, राज्य में जब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, कौन सा प्रस्ताव, कि उसकी हम सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो बच्चों तब तक राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन अमेरिका के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन भारत में तो राज्य की चलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य की सहमति हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद चाहे तो परिवर्तन कर सकती है। अब आप बताओ, अमेरिका में अगर हमें ये कहना हो तो कैसे कहें, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, या विनाशी राज्यों का विनाशी संघ? तो बच्चों हमें कहना होगा अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। मतलब राज्यों में परिवर्तन तो होगा लेकिन विधानमंडल की अनुमति के बगैर नहीं। यानी राज्य अगर अडिग है अपनी बात पे कि हम भैया चेंज नहीं चाहते अपने स्टेट के अंदर, तो फिर स्टेट का नाम और सीमा नहीं बदली जा सकती। और अमेरिका में इसीलिए 50 स्टेट्स हैं बहुत लंबे समय से, और इसकी वजह यही है। तो समझ गए होंगे आप। खैर बहुत ज्यादा नहीं समझाना मुझे इसके ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। तो समझ गए ना आप, इसी के अंदर चलिए भाग 1 में आर्टिकल 4 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 और लास्ट होगा ये इसका। बच्चों अनुच्छेद 4 की बात अगर हम करते हैं तो ये माना जाता है कि भाग 3 अनुच्छेद 3 के तहत अभी बताया गया, क्या बताया गया, कि हम राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब हम राज्य के नाम और सीमा में बच्चों चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन ध्यान देना, वो जो परिवर्तन होगा तो वो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा, ध्यान से सुनना, नहीं माना जाएगा। ऐसे समझो इस बात को, बहुत बेसिक बात बताता हूँ, ये बात समझ आई हो या ना आई हो, लेकिन आता ही एग्जाम में ऐसी है। देखो अनुच्छेद 3 ने ये ताकत दे दी कि संसद जो है राज्यों के नाम, सीमा और जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है। 2 राज्यों से नया राज्य बना सकती है और राज्य को खत्म भी कर सकती है, उसकी जगह हो सकता है कोई नया राज्य आ जाए, तो ये सब कर सकती है राज्य चेंज। तो ये चेंज अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि कर सकती है, संसद के पास पावर है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। लेकिन जब ये परिवर्तन होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े हो गए तो 4 नए राज्य अस्तित्व में आ गए, सपोज करिए, है ना, एक तो यूपी की जगह 3 नए आ गए, तो
वो संविधान में संशोधन नहीं होगा किसी भी हालत में, या संविधान में किसी आर्टिकल को बदलने की जरूरत नहीं है आपको, समझे। अब तुम देखो आए दिन राज्यों में परिवर्तन होता रहता है, तेलंगाना बना, अभी जम्मू और कश्मीर अलग अलग हो गए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो संविधान में कोई चेंज थोड़ी आया, संविधान में हाँ जम्मू कश्मीर से संबंधित चेंज आया, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, तो वो तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन अगर कोई नया राज्य बनता तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की क्या जरूरत है। तो वो ये कह रहा है कि जब भी राज्य वगैरह में परिवर्तन करोगे, जो कानून पास होगा, तो कानून आर्टिकल 368 के तहत कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान में कोई चेंज नहीं होगा उससे, ठीक है, बस वो कानून पास कर दिया जाएगा और राज्य अलग कर दिए जाएंगे, लेकिन संविधान में देयर इज नो चेंज, बिकॉज वो कोई मूल लॉ थोड़ी है, वो कोई मूल नियम थोड़ी, कानून थोड़ी। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम सीमा में किए गए परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपकी, आपको पता होगा। खैर अब तीसरे अनुच्छेद 4 में अगली बात ये कह रहा है कि ये जो बिल होगा, ये जो प्रस्ताव होगा, तो ये आपका सामान्य बहुमत से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी होगी। एक बहुत सामान्य बहुमत का मतलब ये होता 50% प्लस 1। मैंने कल भी बताया था, जैसे 9 लोग हैं तो 1 लोग 5 लोग 1 तरफ हो गए, 4 लोग तो इनकी जीत हो गई, ठीक है। तो इस तरह की वोटिंग को सामान्य बहुमत कहा जाता है। तो सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, राज्यों के। और विधानमंडल में मैंने बताया विधानमंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सहमति असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चे, जब इतना सब कुछ हुआ तो अब हम राज्यों के पुनर्गठन पे बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कानून है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन हो सकते हैं, तो हुए भी होंगे कभी ना कभी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन, एक हेडिंग डालते हैं और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, या नए राज्यों का उद्भव, ऐसा भी डाल सकते हैं आप बच्चों। जैसा कि ब्रिटिश चंगुल से हमारा भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से जब मुक्त हुआ भारत, तो उस समय हमारे देश के अंदर बहुत सारी रियासतें थी, जिसमें लगभग 549 रियासत जो थी, 549 रियासत जो थी, उन्हें हमने अपने देश में मिला लिया। देश में मिलाने का मतलब यह है अब वहां राजा नहीं रहेंगे। राजा का मतलब पूरे देश में संविधान लागू होगा ना। अब ये है ना, रियासतों में तो राजा होते थे और रियासतों का जितना क्षेत्र होता था राजाओं के कानून चलते थे अपने, लेकिन जब संविधान है तो वो तो पूरे देश के लिए होगा, हर जगह, चाहे रियासत हो राजा हो, वो सब क्या है संविधान के लिए, सब संविधान से नीचे है और सब पे समान कानून लागू होगा। तो इसलिए उन रियासतों को भारत में मिलाना जरूरी था कि आप संविधान को मानिए, संविधान सभा में शामिल हो और भाई संविधान पूरे देश के लिए होगा। और ऐसा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारे देश के एकीकरण में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकदम बहुत बेहतरीन जो है उनका योगदान है, और इसलिए भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में साथ दिया था, ठीक है, उसके हीरो थे वो, ठीक है। तो 549 रियासतों में को देश में मिला लिया गया भारत के अंदर। बच्चे 3 रियासत ऐसी थी जिनको भारत जो है कहने के बावजूद भी वो 3 रियासतें नहीं मिली, या यूं कह लो स्थिति बस 3 रियासतें भारत में नहीं मिल पाई। वो पहली रियासत थी उनमें हैदराबाद, तो हैदराबाद रियासत जो थी, और एक थी जूनागढ़ रियासत, तो जूनागढ़ रियासत भी भारत में नहीं मिली, और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। तो 3 रियासतें थी। रियासत मतलब जहां राजाओं के शासन होते थे, राजवंश हुआ करते थे, उन्हें रियासत कहा गया। तो हैदराबाद, वैसे इनकी डिटेल में आधुनिक भारत के लास्ट में बताऊंगा, अभी तो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। हैदराबाद को जब वो नहीं मिली तो पुलिस के जरिए उसको एक दमनकारी स्थिति के द्वारा जो है हैदराबाद को जबरदस्ती जो है भारत में मिलाया गया। भाई हैदराबाद ये थोड़ी हम पाकिस्तान को दे देंगे, ठीक है। तो जूनागढ़ रियासत की अगर बात करते हैं तो वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम जिसको बोलते हैं बेसिकली। और जनमत संग्रह के द्वारा लोगों की, जनमत संग्रह में ये होता है लोगों से पूछा जाता है आप कहाँ रहना चाहेंगे, तो भारत में, तो भारत में शामिल कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। विलय पत्र का मतलब जवाहरलाल नेहरू ने विलय पत्र दिखाया भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास भी 3 ऑप्शन थे कि या तो वो स्वतंत्र रहेगा, पाकिस्तान में चली जाए या भारत में चली जाए। अब जम्मू कश्मीर पे उसी समय जो है पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्र से सेना ने मिलकर उनके साथ और हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर। तो जम्मू कश्मीर का ये तो क्लियर हो गया कि वो भारत में आएगी या स्वतंत्र रहेगी। लेकिन कोई भी देश ये चाहेगा कि भाई कोई भी राज्य क्षेत्र हमें मिल जाए, तो भारत ने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर हमारे पास आ जाए
और भारत ने एक विलय पत्र उसके सामने रख दिया, एक एग्रीमेंट जैसा रख दिया कि भाई एक काम करो, संविधान तुम्हारा होगा, संविधान तुम्हारा होगा और हमारी 3 चीजें होंगी, सेना होगी, वैदेशिक मुद्दे होंगे और संचार वाले मुद्दे हमारे पास होंगे, बाकी संविधान तुम्हारा होगा अलग, ठीक है। और स्पेशल स्टेटस के तहत आपको रखा जाएगा आर्टिकल 370 के तहत, हालांकि वो अब हट चुका है। तो ऐसी कुछ बातें हुई, कुल मिला के जो है सारी रियासतों को भारत में मिला दिया गया, ठीक है। ये आरंभ के बाद बता रहा हूँ जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे शुरू में आरंभ में, ठीक है। उसके बाद राज्यों की क्या कहानी रही, तो राज्यों को बच्चों 4 सूचियों में बांट दिया गया, राज्यों को 4 सूचियों में बांट दिया गया, भाग, कै, खे, गे और घ। हमारे राज्यों को 4 सूचियों में बांट दिए गए, कै, खे, गे, घ। उनकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के हिसाब से उनको 4 जो है खंडों में बांट दिया। अब चलो ये तो तब था जब अंग्रेज चले गए, तो हमने जो है इसको इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया। लेकिन अब सुनना, जब संविधान बना, ये तो तब की बात है जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, जब संविधान बना और हमने ये कह दिया कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन हो सकते हैं, तो बच्चों तभी एक डिमांड उठती है और वो डिमांड ये है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए। अगर मैं कहूँ तो बच्चों कुछ आंदोलन शुरू हुए जो ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर हमें अलग कर दिया जाए एक राज्य से दूसरे राज्य में। अब भाषाई राज्य, भाषाई, ध्यान से समझना मेरी बात, भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा क्या सही था, इसके लिए कुछ आयोग बनाए गए। जैसे सबसे पहला आयोग बनाया गया धर आयोग, धर आयोग। ये बच्चों जून 1948, ध्यान से सुनना मेरी बात, भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे से संबंधित पहला आयोग है धर आयोग, ठीक है। कब? संविधान लागू होने के बाद। संविधान जैसे ही लागू हुआ उसके बाद कि भाई राज्यों में परिवर्तन हो सकता है, तो लोग ये डिमांड करने लगे कि संविधान, सॉरी, अरे यार ये वीडियो के चक्कर में क्या चल रही है ना भाई, ठीक है। तो हाँ, लोग ये डिमांड करने लगे कि हमारी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है, इन्हें हमसे अलग राज्य बना दिया जाए। तो ऐसी कुछ डिमांड्स उठी, तो एक आयोग बनाया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा ठीक है भाई, तो धर आयोग बनाया गया एक, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। कौन थे बच्चों? एस.के. धर, एस.के. धर। और जून 1948 में ये बनाया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। आयोग का मतलब होता है समिति बना दी गई, कुछ लोग थे और विचार करवाया गया उनसे कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा सही है भाई। तो रिपोर्ट में आया दिसंबर 1948 में इन्होंने जवाब दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा बहुत गलत है। उसकी क्या वजह है जरा सुनो बच्चों। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, अगर हम हर 100 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज वगैरह चेंज हो जाती है हमारे देश के अंदर, तो इसका मतलब तो हर गांव मोहल्ला ये आवाज उठाने लगेगा कि जी इनकी भाषा हमसे अलग है, हमें भी एक अलग राज्य बना दो। तो भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा जो है बिल्कुल गलत है। इन्होंने ऐसा कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा बिल्कुल गलत है, यानी राज्यों के बंटवारे के लिए भाषा को आधार बनाना ये तो बड़ी गलत बात है। और इस तरह से असंतोष बढ़ने लगा। अब लोगों में असंतोष बढ़ गया। साउथ के अंदर पहले से एक आंदोलन चल रहा था। तेलुगुवासी ये चाहते थे कि हमें मद्रास से अलग कर दिया जाए। पहले मद्रास टेरिटरी होती थी बड़ी, तो उससे तेलुगुवासी जो थे वो ये चाहते थे कि हमें अलग कर दो इनको, हम तेलुगु हैं, है ना, ये तमिल वाले हो जाएंगे, या जो भी तेलुगु और वो अपनी अलग अलग भाषाएं होंगी, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं उधर की, तो तेलुगुवासी। तो जब धर आयोग की रिपोर्ट आई कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना बिल्कुल गलत है, तो आंदोलन बढ़ने लगा और साउथ में बहुत सारे दंगे होने लगे। इसको देखते हुए सरकार ने एक बार फिर विचार किया और एक नई समिति बनाई 1948 में, दिसंबर 1948 में एक समिति बनाई भाषाई प्रांतीय समिति। क्या समिति बनाई? भाषाई प्रांतीय समिति। और बच्चों जब भाषाई प्रांतीय समिति बनाई गई, ध्यान से समझना, तो इसमें 3 लोग थे, जेबीपी, और जेबीपी में जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 लोग थे इस समिति में। कोई इस समिति का अध्यक्ष नहीं था, ध्यान देना, इस समिति का कोई अध्यक्ष नहीं था। जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और इस समिति को जेबीपी कमेटी या जेबीपी समिति भी इसीलिए कहा जाता है। वैसे ये भाषाई प्रांतीय समिति थी, इनको काम क्या गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा, क्या सही है? तो इनकी रिपोर्ट आई बच्चों, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा अक्टूबर इनकी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में आई। कब आई इनकी रिपोर्ट? अप्रैल 1949। और इनकी रिपोर्ट भी यही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा बिल्कुल गलत है। इधर इनकी रिपोर्ट आई और फिर क्या हुआ जरा देखना, ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये दूसरी समिति थी जो भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे के लिए पर विचार करने के लिए बनी थी, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, उधर एक कांग्रेसी नेता थे, एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलू, पोटी श्री रामुलू। और इन्होंने क्या किया, हालांकि आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है, तुम देख रहे हैं, इसी के दबाव में जेबीपी कमेटी बनाई गई थी। तो पोटी श्री रामुलू इन्होंने क्या किया, ये कौन थे? ये बच्चों तेलुगु समर्थक थे। ये चाहते थे कि हम जो है क्या किया जाए, तेलुगु समर्थक थे, ये चाहते थे कि मद्रास से एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। क्या बनाया जाए? आंध्र प्रदेश। एक्चुअली ये चाहते क्या थे, ये चाहते थे कि मद्रास से जो तेलुगु वासी हैं, तेलुगु फिल्में देखी होंगी आपने, तमिल जो है तमिल वालों की होती है, और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश हैदराबाद वालों की होती है, साउथ की फिल्में। तो तेलुगु समर्थकों को अलग कर दिया जाए, ये ऐसा चाहते थे। अब जब दूसरी वाली कमेटी ने भी क्या रिपोर्ट दे दी, कि ये रिपोर्ट दे दी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा बिल्कुल गलत है, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ बच्चों कि पोटी श्री रामुलू ने 56 दिन की भूख हड़ताल की। कितने दिन की? 56 दिन की भूख हड़ताल की। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था बच्चों, जब इनकी मृत्यु हो गई तो देश में यानी साउथ में बवाल मच चुका था, क्योंकि ये बड़े दिग्गज नेता अपने आप में जाने लगे थे। विभाजन के लिए इन्होंने पूरा जबरदस्त जो है अपना पूरी परफॉर्मेंस दी बढ़िया से। तो इस चक्कर में जब इनकी मृत्यु हो गई तो साउथ में बहुत बड़ा जो है संतोष फैल गया, जिससे सरकार दबाव में आ गई। और सरकार में दबाव में आते ही अक्टूबर 1953 में राज्य पुनर्गठन पर विचार किया। पुनर्गठन चाहे वो सही हो या गलत, पर विचार किया कि राज्य पुनर्गठन पर विचार किया। और राज्य पुनर्गठन पर विचार क्या किया, राज्य पुनर्गठन के लिए मजबूर हो गई सरकार। क्यों भाई, देश में बवाल मच रहा है। तो सरकार जो है अक्टूबर 1953 में राज्य पुनर्गठन के लिए मजबूर हुई। और बच्चा हुआ ये कि इसमें दिसंबर 1953 में था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पुनर्गठन माने फिर से जो है रीऑर्गेनाइज करना स्टेट्स को। रीऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि बड़ा राज्य है, काट के 2 राज्य बना दिए, तो कुल मिला के भाषा के आधार पर बंटना ही तो हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली साहब बनाए गए। अध्यक्ष कौन बनाए गए? फजल अली। इसके अलावा बच्चों ये तो अध्यक्ष थे, लेकिन 2 और सदस्य थे इसके, वो सदस्य थे, अध्यक्ष मत मानना उन्हें, ठीक है जी। अन्य और सदस्य थे जिनमें के इसमें ये थे हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे एक और सदस्य थे जिनका नाम था KM पणिक्कर। तो तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राज्य पुनर्गठन के लिए जब मजबूर हो गई सरकार, क्योंकि उधर पोटी श्री रामुलू की मृत्यु हो चुकी थी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, तो अक्टूबर 1953 में सोचा सरकार ने कि यार पुनर्गठन कर दिया जाए। तो दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी कहीं से भी पुनर्गठन कर दिया, एक आयोग बनाना पड़ेगा कि कैसे उसका पुनर्गठन करना है। तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, और बच्चों सदस्य उनके हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर थे, ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय एक आयोग बना था। इसके बाद आपको मैं बता दूं, इनकी रिपोर्ट ध्यान से समझें, इनकी रिपोर्ट 1955 में आ गई। कब आ गई? 1955। और बच्चों अब ऊपर की तरफ आओ,
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दिया गया। अधिनियम माने कानून बन गया। अब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में। बच्चे, आयोग वो है जो राज्य पुनर्गठन पे विचार करेगा, रिपोर्ट देगा, ठीक है। और अधिनियम एक कानून होता है जो 1956, पहले आयोग बनेगा या अधिनियम, आयोग की सिफारिशों पे तो अधिनियम बनेगा, तो पहले आयोग फिर अधिनियम बना। और आपको पता हो तो सबसे पहला राज्य जो बना 1956 में, और वो बना बच्चों हमारा आंध्र प्रदेश। तो बच्चों अगली वीडियो में, अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से राज्य अब भारत में भाषाई आधार कह लो या जो भी कह लो, संस्कृति के आधार पर, उनके रहने सहने के आधार पे, तो किस तरह से अब हमारा देश जो है राज्यवार बंटना शुरू हो जाएगा और राज्य बढ़ जाएंगे। आप देखो कि बहुत सारे राज्य बटेंगे और उनकी मुख्य आधार बेसिकली, क्योंकि जब आप आंध्र प्रदेश को बांट दोगे भाषा के आधार पर तो वो राज्य भी डिमांड करेंगे। उधर पंजाब से हरियाणा अलग हो जाएगा, चंडीगढ़ अपना अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, है ना। और इस तरह करते करते बहुत सारे राज्य जो हैं अलग अलग बट जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र और मुंबई है ना, मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात निकले, गुजराती लोग गुजराती भाषा बोलते, महाराष्ट्र मराठी बोलते। तो एक तरह से देखा जाए तो भाषा के आधार पे तो बंटवारा है। हालांकि ये गलत था, लेकिन मजबूरी जब आपने एक राज्य को कर दिया है और आपने अधिनियम बना दिया तो अब अन्य राज्यों को आपको पुनर्गठित करना होगा। और इस तरह से देश में एक बड़ा भौगोलिक परिवर्तन आने वाला है, बहुत सारे राज्य बनने वाले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए पर्याप्त।